नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में इस वक्त सबसे बड़ी सियासी उछल कूद मची हुई है। रोज किसी ना किसी नेता के पाला बदलने की खबर आती है या तो अटकलें लगाई जाती हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह कुछ नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ा, उसके बाद अखिलेश कैंप के नेता कई मैथमेटिक्स समझा रहे हैं। कई नेता माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी के लिए इस बार बड़ा संकट है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इसे लेकर किसी टेंशन में नहीं है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को टिकट मिलना एक नया सियासी मुद्दा बन गया है। अब बीजेपी ने बाकी पार्टियों से पूछा कि वो किस किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, या हार के डर से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मुद्दा यह है, भाजपा की भाषा में, बुआ, बबुआ और मिसेस वाड्रा क्या ये भी सीएम योगी की तरह चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश यादव अब तक योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से टिकट को रिटर्न टिकट बोल रहे थे। बीजेपी के इस सवाल का जवाब लेकिन किसी के पास नहीं है। चुनाव अभी शुरू हुआ है और योगी ने रिकॉर्ड तोड़ने की शुरुआत कर दी। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर कितने सियासी रिकॉर्ड्स हैं, यह आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर से टिकट मिलते ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर पहुंचे, अपने गुरु महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद लिया और यूपी चुनाव में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 रिकॉर्ड तोड़ने का ओपन चैलेंज दे दिया। रिकॉर्ड नंबर 1, सीएम योगी 15 साल बाद यूपी के पहले विधायक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ 37 साल बाद सत्ता बरकरार रखने वाले पहले सीएम बन सकते हैं। नंबर 3, लगातार दूसरे टर्म में जीत हासिल करने वाले पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बन सकते हैं योगी। नंबर 4, 34 साल पुराना अंधविश्वास तोड़ने वाले पहले सीएम का रिकॉर्ड बना सकते हैं योगी। ये सभी रिकॉर्ड्स बनने की कुछ कंडीशन है। योगी के मिशन यूपी की राह में क्या मुश्किलें हैं, कितनी कठिन चुनौती है, वो सब आपको बताएंगे, पूरा फॉर्मूला समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर सीएम योगी का कॉन्फिडेंस देखिए। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा और आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है, वह सबके सामने है। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। 2022 के लिए यूपी में योगी ही चेहरा है। पोस्टर में सब जगह मोदी और योगी ही हैं और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से पहले ही योगी ने एक और कीर्तिमान बना दिया। उत्तर प्रदेश में 5 सालों का टर्म पूरा करने वाले तीसरे मुख्यमंत्री बन गए योगी। यूपी में पिछले 70 सालों में 21 मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों ने ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसके अलावा 18 मुख्यमंत्री या तो 5 साल पूरा करने से पहले ही बदल दिए गए या फिर समय से पहले उनकी सरकार गिर गई। यूपी चुनाव में कौन किस पार्टी में जा रहा है, किसका टिकट कटा और किसे मिला, ये हेडलाइंस बन रही है, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्लियर है। आज बीजेपी ने ट्वीट करके सवाल पूछा, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बुआ, बबुआ और मिसेज वाड्रा जी को जनता को बताना चाहिए कि आप किस किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, या हार के डर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी का ट्वीट ये संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग है, जिसका गेम प्लान योगी के नेतृत्व में तैयार किया गया है। यूपी के चुनावी दंगल में सभी पार्टियां चुनाव जीतने और सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार खुद एमएलए का चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसे बदलने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनते ही योगी 15 साल में यूपी के पहले विधायक सीएम बन जाएंगे। इससे पहले मायावती और अखिलेश यादव दोनों ही सीएम रहने के दौरान एमएलसी थे। 2022 चुनाव में भी अब तक अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है। वो अच्छी बात है, चुनाव लड़े, वो तो उनकी पार्टी का अपना फैसला है। आप भी लड़ेंगे? वो मैंने पहले कह चुका कि पार्टी तय करेगी और पार्टी मानेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उसमें एक चेहरा क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का होगा जो चुनाव हो सकता है? क्यों नहीं, आप ठहर के देखिए, जब निर्णय होगा तो आपको पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, क्योंकि कहते हैं चेहरा नहीं होता तो पार्टी को दोनों निर्णय जब होंगे आपको पता चल जाएगा। हमारे कानून में ये व्यवस्था बनी है कि बिना लोकसभा का सीधा चुनाव लड़े भी राज्यसभा में जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति
देश का प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री आदि भी बन सकता है तथा इसी प्रकार विधान परिषद में भी जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री आदि भी बन सकता है जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। इसलिए यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव न लड़के व अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर भी यूपी प्रदेश की बागडोर संभाल सकती हूँ। योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर से नई पारी की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का होम ग्राउंड, उनकी कर्म भूमि और राजनीतिक ताकत भी है। गोरखपुर को योगी ने अपना राजनीतिक किला बनाया, जहां वो हमेशा 40 से 50% या उससे भी ज्यादा वोट से जीतकर सांसद बने। इस बार विधानसभा चुनाव में योगी की एंट्री होगी और अब गोरखपुर की गलियों से चौराहों तक योगी की चर्चा तेज हो गई है। गोरखपुर वाले के लिए बहुत खुशी की बात है कि महाराज जी हमारे यहाँ से आज चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, इसका रिमर और आगे तक जाएगा और 300 पार हम लोग सीट बीजेपी की सरकार बनाएंगे, बहुमत लाएंगे। हम लोग खुश हैं इस बार, बहुत खुश हैं, तनी में नहीं बहुत खुश हैं। महाराज जी को यहाँ आने से बहुत जनता खुश है, जीतेंगे 5 लाख वोट से यहाँ से। बहुत खुशी है हमको भी। जब हमने सुना कि अयोध्या से लड़ने वाले हैं तो हमको बहुत वो हो रहा था कि जबकि वो यहाँ से हमेशा लड़े हैं और यहीं से लड़े, हमारी उम्मीद यही थी, हमारी उम्मीद पूरी हुई। गोरखपुर का विकास भी बहुत उन्होंने किया, इंशाल्लाह और विकास करेंगे गोरखपुर का, पूरे यूपी का विकास करेंगे। वो हमारे पड़ोसी हैं, हर तरह से पड़ोसी हैं और सबका ख्याल रखते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अच्छी खबर है ये हमारे लिए, हमारे गोरखपुर जो विकास तेजी से चल रहा था और तेजी से हो जाएगा। बहुत अच्छा और यहाँ के लिए ही नहीं, बाकी यहाँ की जो सीटें और भी सीटें हैं अगल बगल की, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला स्वागत योग्य है और कद्दावर नेता जब किसी भी जिले से लड़ते हैं तो उस जिले का विकास होता है। वैसे भी जो विकास की शुरुआत मुहिम को योगी जी ने शुरुआत की है, वो हमें लगता है कि इस कार्यकाल में उसको वो पूरी अंजाम तक पहुँचाएं। गोरखपुर ने लाउड एंड क्लियर अपना ओपिनियन बता दिया है। जिस सीट से योगी उम्मीदवार बने हैं उसका जातीय समीकरण क्या है वो भी जानिए। गोरखपुर सदर सीट में करीब 4.5 लाख वोटर हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण 50,000, कायस्थ 40,000, वैश्य 30,000, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग दोनों 14% है। दलित और बाकी समाज 12% है। पूर्वांचल की रियलिटी सभी पार्टियों को मालूम है। अखिलेश यादव सहित कई नेता दूसरे लेवल पर टारगेट कर रहे हैं। योगी के गोरखपुर से लड़ने पर तंज कसे गए, लेकिन ऐसे नेताओं को करारा जवाब गोरखपुर के लोगों ने दिया है। बहुत उत्साह है। अगर महाराज जी यही अयोध्या से लड़े होते तो हम लोगों के अंदर कुछ मलाल रह जाता कि हम लोगों के अभिभावक हम लोगों को छोड़ के अयोध्या चले गए। महाराज जी के गोरखपुर से विधानसभा से लड़ने के लिए बहुत उत्साह है। आज खिचड़े के दिन हम लोगों को दिवाली के त्यौहार का भी आनंद मिला। वो गोरखपुर को आगे बढ़ा रहे हैं, गोरखपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। उस हिसाब से विपक्षियों के लिए एक चुनौती होगा कि योगी जी को गोरखपुर से हराना। मुख्यमंत्री ने इस जिले के लिए 2500 साल से काम किया, तो फसल भी यहीं उनको काटनी है। और ये जान लीजिए कि हम लोग उनके स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो प्रिंसिपल हम लोगों को कभी छोड़ के जाएगा नहीं, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास था। बहुत खुशी की बात है साहब। हम लोग बहुत टेंशनाइज हैं कि बाबा कहीं इधर से लड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से थोड़ा सा निकलने का चांस है। और हम लोग चाह रहे थे कि यहीं से जीतते हैं, यहीं जीते हैं। पहले सस्पिशन था कि मुख्यमंत्री जी हमारे शहर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पिछले 25 वर्षों से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग चाहते थे दिल से कि मुख्यमंत्री जी हमारे शहर से ही चुनाव लड़े, तो बहुत अच्छी बात है ये। जैसे कि पार्टी के ऊपर डिपेंड करता था कि मतलब बाबा जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। वैसे तो यूपी में कहीं से लड़ेंगे तो उसमें नो डाउट है, लेकिन हाँ ये बहुत खुशी की बात है कि ये उनका धार्मिक स्थल भी है और यहाँ से वो करते हैं, तो यहाँ से चुनाव लड़ना उनके लिए काफ़ी अच्छा है। महाराज जी को फिर हम लोग एक बार वोट देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बड़े नेता की गोरखपुर में आवश्यकता भी है। बहुत से यहाँ विकास कार्य योगी जी ने कराया है, उसको मेंटेन करने के लिए योगी जी का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। पूर्वांचल के 2 पॉलिटिकल सेंटर हैं, पहला वाराणसी और दूसरा गोरखपुर। वाराणसी में मोदी और गोरखपुर में योगी हैं। ये साबित करता है कि बीजेपी इस वक्त पूर्वांचल को बहुत गंभीरता से ले रही है। गोरखपुर में योगी को लाने का मतलब है आसपास की सभी सीटों पर इसका असर होगा। बीजेपी के टारगेट पर पूर्वांचल यानी 164 विधानसभा सीटें हैं।
बड़ी पिक्चर में ये यूपी विधानसभा सीट का 40% हिस्सा बनती है। यानी कि योगी के गोरखपुर से उतरने पर बीजेपी 22 की 1/3 चुनावी जंग जीत लेगी। गोरखपुर बता रहा है कि योगी इस बार भी जीतेंगे और वो भी रिकॉर्ड वोटों से। और इस पॉलिटिकल पावर से योगी 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। 3 दशकों से ज्यादा वक्त से यूपी का कोई भी सीएम लगातार दूसरा टर्म नहीं जीत पाया। 1985 में नारायण दत्त तिवारी अविभाजित यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। चुनाव के बाद कांग्रेस ने लगातार दूसरे कार्यकाल में उनको सीएम बनाया था। योगी आदित्यनाथ के पास ये रिकॉर्ड बनाने का शानदार मौका है और ऐसा करके वो यूपी के इतिहास में 5वें सीएम बन सकते हैं। 2022 में कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। चुनावी पिक्चर लगातार बदल रही है और जिन पर असर पड़ा है वो भी बयान दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अखिलेश यादव ने कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर का जिक्र किया और वो योगी के चुनाव लड़ने पर कमेंट कर रहे हैं। यानी यूपी में सियासी घमासान और तेज हो गया है। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिलकर के पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। योगी आदित्यनाथ के जिम्मे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बीजेपी का रिकॉर्ड सुधारने का मौका भी है। बीजेपी को अब तक यूपी में लगातार 2 बार सत्ता पाने का मौका नहीं मिला। 22 में ये रिकॉर्ड भी टूटने की तैयारी कर रहा है। यूपी में अब तक बीजेपी के 4 नेता मुख्यमंत्री बन चुके हैं। योगी से पहले कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह भी सीएम बने थे, लेकिन इन नेताओं को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ देश के इकलौते भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं और वो 10 मार्च को ये रिकॉर्ड बना सकते हैं। चुनाव कोई भी हो, योगी अकेले ही वोटों की दिशा बदल देते हैं, इसलिए जन भावनाओं के मुद्दे हमेशा योगी के रेंज में होते हैं। इन निराश्रित गौ आश्रय स्थल एक बड़ी कार्य योजना है। 2 चीजें हैं। देखिए, गाय को क्षति पहुंचती थी तो कानून व्यवस्था की भीषण संकट आती थी। गौ माता की तस्करी होती थी तो बहुत सारी जगह दंगे हो जाते थे, लोगों की भावनाएं आहत होती थी। सरकार ने तस्करी को रोक दिया, अवैध बूचड़खानों को बंद करवा दिया। अब गोवंश आया है तो इसके लिए निराश्रित गौ आश्रय स्थल हम लोगों ने बनाए हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल में 3 प्रकार की योजनाएं सरकार की चल रही हैं। एक योजना चल रही है जिसमें सरकार ने निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोले हैं। जितने भी निराश्रित गौ आश्रय स्थल हैं उनमें गोवंश को ला करके उसकी देखभाल की जा रही है। दूसरा है सहभागिता योजना, जिसमें गांव का कोई व्यक्ति अगर निराश्रित गौ आश्रय स्थल से किसी गोवंश को अपने पास ले जाकर के उसकी देखभाल करना चाहता है तो वह अपने घर में ले जाकर के उनकी देखभाल कर सकता है। तीसरी योजना है कुपोषित परिवारों को एक ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाना। पहली लिस्ट में सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य का नाम देकर बीजेपी ने क्लियर मैसेज दिया है। इस चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की तैयारी की है, इसलिए योगी एक दिन गोरखपुर में होते हैं तो अगले दिन दिल्ली का प्रोग्राम रेडी होता है।
पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए कई सारे रिकॉर्ड को सेट कर लिया है। मुख्यमंत्री रहते हुए वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगर वो विधानसभा का चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पर ये भी अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड होगा। साथ ही साथ इस बार टिकट बंटवारे में योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत ज्यादा अहम रहने वाली है, क्योंकि वो हर फेज के टिकट बंटवारे में दिल्ली जा रहे हैं। इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में होंगे और ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना, उनको फाइनल करना जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो और वो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी महत्वपूर्ण सीट जीत करके अपना कंट्रीब्यूशन दे। केंद्रीय नेतृत्व ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि योगी को इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में फ्री हैंड है। केंद्रीय नेतृत्व ने यह भी साफ किया है कि जीत होगी तो वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और अगर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है तो वो भी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की होगी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पर जिम्मेदारी इस बार बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर के वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपनी जमीन की तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। योगी के निशाने पर सिर्फ चुनावी रिकॉर्ड से नहीं है, बल्कि वो अंधविश्वास भी हैं जो पिछले 34 सालों से यूपी का हिस्सा बने हुए हैं। नोएडा को लेकर धारणा थी कि जो सीएम नोएडा आएगा वो चुनाव हार जाएगा। अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में नोएडा नहीं आए, लेकिन योगी कई बार नोएडा आए। ऐसा ही अंधविश्वास आगरा के सर्किट हाउस को भी लेकर था। 16 साल से यहाँ कोई सीएम नहीं रुका, क्योंकि राजनाथ सिंह के यहाँ रुकने के बाद कुर्सी चली गई थी। 2018 में योगी इसी सर्किट हाउस में रुके थे। सबको 10 मार्च का इंतजार है, उसी दिन पता चलेगा कितने कीर्तिमान टूटेंगे और कितने नए बनेंगे। फिलहाल यूपी में बीजेपी और योगी के सियासी दुश्मनों ने भी रिकॉर्ड तोड़ तैयारी की है। सबका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, योगी को हराओ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले अखिलेश के टिकट बंटवारे पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि अखिलेश ने दंगाइयों को टिकट दिया। इस बात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अखिलेश के टिकट बंटवारे पर प्रश्न किए। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में कई उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं, जिनमें कैराना के नाहिद हसन, लोनी के मदन भैया, बुलंदशहर के हाजी यूनुस और मेरठ के रफीक अंसारी जैसे नाम हैं। ये वो नाम हैं जिनका इनके इलाके में खौफ है और ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, जिसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज ओवैसी ने भी पश्चिमी यूपी के 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सवाल है कि यहां कितना हिंदू मुसलमान कार्ड चलेगा, कितना लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उछलेगा। देखिए एक रिपोर्ट। फर्स्ट फेज का समाजवादी सैंपल फेल हो गया। कैराना का विधायक नाहिद हसन जेल गया। 10 फरवरी की वोटिंग से पहले बड़ा खेल हो गया और बीजेपी को समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी? योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। फिलहाल ट्विस्ट ये है कि नाहिद हसन ही नहीं, बीजेपी ने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिन जिन आपराधिक छवि वालों को टिकट दिया है उसको लेकर अखिलेश को घेर लिया है। अपराध और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मुद्दा है जिस पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर चली जाती है। यही वजह है कि जहां मौका मिलता है बीजेपी माहौल बना देती है। आज खुद मुख्यमंत्री का इल्जाम है अखिलेश के प्रत्याशियों में फसादियों का नाम है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। जिस समाजवादी सैंपल की बात हो रही है उसमें सबसे पहला नाम कैराना के नाहिद हसन का है, जो मौजूदा विधायक भी है। 1 साल से गैंगस्टर के मामले में फरार था, जिसका अखिलेश को भी पता था, लेकिन पहली लॉट में ही इसका टिकट फिक्स था। अब आप नाहिद हसन की हिस्ट्री भी जान लीजिए।
जमीन की खरीद फरोख्त में नाहिद हसन पर 80 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। इस पर 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2016 में कैराना कांड में इसका नाम आया। बीजेपी के पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि इसने हिंदू कारोबारियों को खूब सताया, जिसकी वजह से मकान बेचकर लोग कैराना छोड़ गए। नाहिद हसन गैंगस्टर केस में 1 साल से फरार चल रहा था। नाहिद हसन को 2020 के एक मुकदमे के सिलसिले में 1 माह से अधिक जेल में बिताने पड़े थे। फरवरी 2021 में नाहिद हसन और उसकी मां तबस्सुम बेगम समेत पुलिस ने 38 अन्य पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। नाहिद हसन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसे जमानत नहीं मिल पाई थी। इसके बाद गिरफ्तारी न होने पर नाहिद हसन को भगोड़ा घोषित किया था। सितंबर 21 में इसने कोर्ट में सरेंडर किया था। कुछ घंटों बाद इसे जमानत मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया। लेकिन शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में इसे गिरफ्तार कर 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी कैराना के विधायक और प्रत्याशी नाहिद हसन को टिकट देने का मुद्दा बना तो शुचिता वाली सरकार देने का दावा करने वाले अखिलेश यादव का जवाब तैयार था। उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। नाहिद हसन को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन नाहिद हसन के परिवार से ही टिकट मिलेगा, क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट का है। अखिलेश ये जानते हैं, कैराना का धर्म काटा तो यही कहता है, जो मुसलमान मुसलमान करता है उसी का विधायक बनता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक कैराना में करीब 19% हिंदू आबादी थी और 81% मुस्लिम रहते थे। 2017 विधानसभा चुनाव में कैराना में नाहिद हसन को 98,830 वोट मिले थे। बीजेपी की मृगांका सिंह को 77,668, मार्जिन 21,162 का था। अखिलेश यादव ने 400 पार का दावा किया है। हर एक सीट जीतने का दबाव है। ऐसे में कैसी शुचिता और कैसी नैतिकता? अखिलेश को इन मुद्दों पर क्या करना है उन्होंने क्लियर कर दिया है, लेकिन बीजेपी सेंधमारी के झटकों से उबरी नहीं है। जब ये क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट का मुद्दा मिला तो हमलावर है। इस बार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अटैक किया। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है, एक जेल में एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को बीजेपी की सदस्यता दिला रहे थे। उसी दौरान जनता को समझाया और समाजवादी सरकार को लेकर चिताया, लेकिन इसका भी जवाब अखिलेश की तरफ से कुछ इस तरह है। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उससे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीईआरटी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। दूसरे एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे। वर्दी में यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से। क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिला अधिकारी
और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सबकी कमजोर नस हर नेता को पता है, लेकिन यह बात तो सच है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। कैराना तो एक सैंपल है। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने फसादियों को टिकट दिया है। गाजियाबाद के लोनी से आरएलडी समाजवादी पार्टी के जिन मदन भैया का भी नाम है, इनके खिलाफ गाजियाबाद, दिल्ली के अलावा कई अन्य शहरों में करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं। ये सभी मुकदमे गंभीर धाराओं जैसे हत्या, अपहरण, जानलेवा हमले जैसे मामलों में दर्ज हैं। मदन भैया कई मुकदमों में जेल भी जा चुके हैं। मेरठ शहर से सपा कैंडिडेट रफीक अंसारी पर 2007 में हत्या के प्रयास का मामला है, जमीन पर कब्जा करने के लिए दर्ज हुआ था। धौलाना से असलम चौधरी पर धार्मिक भावना भड़काने, प्लॉट के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप है। बुलंदशहर सदर सीट से हाजी यूनुस को आरएलडी से टिकट मिला है। हाजी यूनुस पर 2 दर्जन के लगभग आपराधिक मामले अलग अलग थाने और जिलों में दर्ज हैं, जिनमें से लगभग 80% मुकदमे खत्म हो चुके हैं और 20% मुकदमे अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। किठौर के सपा कैंडिडेट शाहिद मंसूर पर 2017 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी मुद्दा बनेंगे? सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल मुस्लिम कैंडिडेट को भी लेकर है। समाजवादी पार्टी ने अब तक जो लिस्ट जारी की है, सपा आरएलडी ने 36 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 26 हिंदू और 10 मुसलमान कैंडिडेट हैं, जबकि बीएसपी की 53 उम्मीदवारों की लिस्ट में 41 हिंदू, 12 मुस्लिमों को टिकट मिले हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पहली लिस्ट में सभी 9 मुसलमान उतार दिए हैं। अब इस बार के पहले चरण में चुनाव में कितना लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा चलेगा और कितना हिंदू मुसलमान चलेगा? धौलाना में बीजेपी से धर्मेश तोमर, सपा आरएलडी से असलम चौधरी, बीएसपी से वासिद प्रधान और एआईएमआईएम से हाजी आरिफ को टिकट मिला है। धौलाना में करीब 3.79 लाख मतदाता हैं, जिसमें 40% मुसलमान हैं। मुस्लिम 1.5 लाख, ठाकुर 70,000, दलित 50,000, ब्राह्मण 20,000, यादव 8,000, जाट 7,000, अन्य 43,000। अभी तक धौलाना से 3 मुसलमान कैंडिडेट उतारे गए हैं, जिसके बाद कहा तो ये जा रहा है कि अगर मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है। मेरठ की किठौर सीट पर भी हालात कुछ ऐसे ही है। समाजवादी पार्टी ने शाहिद मंसूर को उठाया है, तो ओवैसी ने भी तस्लीम अहमद को उतारकर मुस्लिम वोटर्स पर अपना दावा ठोक दिया है। बीजेपी ने सत्यवीर त्यागी को उतारा है। बीएसपी से कौशल पाल, मावी और कांग्रेस से बबीता गुर्जर उम्मीदवार है। लेकिन किठौर ने इन सवालों पर क्या कहा है, संवाददाता सोनू ने बताया है। मेन मुद्दा तो ये रोजगार का ही है, नौजवानों का सबसे बड़ा, और उसके अलावा विकास भी कोई ऐसा कोई खास नहीं हुआ है। सबके सामने है जो विकास इस सरकार में हुआ है। मेन मसला तो युवाओं के रोजगार का ही है। गुंडागर्दी तो खत्म हुई है इस सरकार में, लूट-पोट सब खत्म हुई है। बस यही काम अच्छा करा है सरकार ने, बाकी कुछ काम अच्छा नहीं करा इस सरकार ने। मेरा मानना ये है, चाहे बीजेपी हो या बसपा हो या सपा हो, कोई सी भी हो, और मेरा मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि हमेशा एक तो कैंडिडेट बिल्कुल मंझावा होना चाहिए, समझदार, जो समाज के लिए हित में बेहतरीन हो। अच्छा, ठीक है। एक चीज और बताइए आलम साहब, मौजूदा सरकार के काम से आप खुश हैं या आप चाहते हैं कि नहीं बदलाव होना चाहिए प्रदेश में, सूबे की सरकार में? देखो, बदलाव तो हमेशा होना चाहिए हर सरकार में, क्योंकि इसे 10 साल हो गए हैं। क्योंकि जनता, जब बदलाव होता है ना, तो दूसरी सरकार कुछ अच्छा करती है, क्योंकि बदलाव तो होना जरूरी है। लेकिन ये है सरकार का एक बस हद तक एक ही प्रॉब्लम रही है, इस सरकार के आने के बाद जो है भेदभाव बढ़ता है। पहले क्या था, मेरे बहुत दोस्त हैं ऐसे, भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, भाई इसमें ये भेदभाव बढ़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।